हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय विज्ञान में पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ 4 जिसका नाम है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? मतलब कि कोई भी सामान एक तरह से में जिस अवस्था में है उससे कुछ ना कुछ परिवर्तित होके किसी दूसरी चीज में बदल जाए, उसको कहते हैं परिवर्तन यानी चेंजेस। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इस पाठ को। देखते हैं इस पाठ में हमको क्या क्या पढ़ना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले फटाक से। उस सब्सक्राइब की बटन के बगल में जो घंटा का आइकन है हथौड़ा फेंक के मार दीजिए, उसको तुरंत ऑन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमको पढ़ना क्या है ये देख लेते हैं। परिवर्तन के प्रकार, ये टॉपिक हो गया, यानी हमको जानना है कि परिवर्तन होते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाएं, जो भी परिवर्तन होते हैं उसके उसमें क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं, एक तरह से क्या क्या रिलेशन है। ठीक है, और उसके बाद परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, यानी परिवर्तन होता तो ऊर्जा की आवश्यकता है नहीं है तो क्यों है, ये जानना। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो शब्द है पास पड़ोस, हमको पता है हमारे अगल बगल आसपास होने वाली चीज़ों, जो हमारे आसपास चीज़ें होती हैं यानी अगल बगल जो होते हैं उसको पास पड़ोस कहा जाता है। उसके बाद परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन किसको कहते हैं हमको जानना है। परिवर्तन, परिवर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चेंज। ठीक है, तो हमारे सराउंडिंग में जो चेंजेस होते हैं वो जानना है। परिवर्तन का मतलब, जैसे देखिए हमारे पास पानी है, ठीक है, हम क्या करते हैं गिलास में लेके पानी पीते हैं ना, गिलास थर्मस या जैसे भी हम पानी पीते हैं। लेकिन जब इस पानी को हम फ्रिज में रख देते हैं, फ्रिज का जो ट्रे होता है, आपके यहाँ ट्रे होगा ना, ट्रे में खाने बने होते हैं, उसमें हम पानी भर के रख देते हैं तो क्या होता है, उसमें बर्फ जम जाती है, वही पानी बर्फ में बदल जाता है। तो आपने क्या कहा, परिवर्तन, पानी से परिवर्तित होके क्या बन गया, बर्फ बन गया। ठीक है, ये क्या है, बदलाव, बदलाव, चेंजेस, चेंज हो गया या परिवर्तन इसी को कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा पानी बदल गया बर्फ में। ऐसे ही अगर हम बर्फ को फ्रिज से बाहर निकाल के रख दें तो आप देखेंगे कुछ देर बाद वही बर्फ फिर से किस में बदल गया, पानी में। तो ये क्या है, बदलाव ही तो हो रहा है, एक तरह के पदार्थ से दूसरे तरह में बदल रहा है। ठीक है, अभी के लिए हम सिर्फ यही जानने की कोशिश करते हैं कि बदलाव क्या है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखें तो बैलून है, ठीक, गुब्बारा नॉर्मली रखा होता है तो आप देखेंगे उसका जो आकार है वो छोटा सा होता है। लेकिन जब हम गुब्बारे में हवा भर देते हैं तो क्या होता है, जब हम उसमें हवा भर देते हैं तो आप देखते हैं गुब्बारा क्या हो गया, बड़ा सा हो जाता है, यानी अपनी पूर्व अवस्था से काफी बड़ा हो जाता है। ये क्या है, ये भी एक प्रकार का बदलाव है। तो आपने देखा यहां जो ऐसे बदलाव होते हैं हर जगह होते हैं, जैसे हमने कागज जलाया, ठीक है, कागज जलाते हैं तो क्या होता है, वो भी एक बदलाव है। पहले एक कागज था तो उसमें हम लिख सकते थे, अब कागज को हमने जला दिया तो वो क्या हो गया, राख बन गया। तो राख के ऊपर तो हम लिख नहीं सकते। ठीक है, यानी कागज से बदलाव हो गया राख में। चूल्हे में हम लकड़ियां जला के खाना बनाते हैं तो लकड़ी हम लेके आते हैं, लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी जल के राख में परिवर्तित हो जाती है। ये क्या है, ये भी एक प्रकार का बदलाव है। तो इस तरह के जो भी बदलाव हैं इन्हीं को हम कहते हैं परिवर्तन। और हमारे आसपास में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, या एक आकार से दूसरे आकार में, या एक रंग से दूसरे रंग में परिवर्तित होती रहती हैं। ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। समझ गए होंगे आप, किसी भी सामान का आकार परिवर्तित हो जाए, रंग परिवर्तित हो जाए, उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाए, उसका जो स्वाद है, टेस्ट है, परिवर्तित हो जाए, गंध है, जो स्मेल है उसकी, वो परिवर्तित हो जाए, और ऐसे चेंजेस जो होते रहते हैं हमारे सराउंडिंग में या हमारे नेचर में, इसको हम कहते हैं परिवर्तन या बदलाव। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको परिवर्तन तो समझ में आ गया होगा। अब ये परिवर्तन तो हम समझ गए
क्या होते हैं, कैसे होते हैं, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं। हमको जानना है कि आखिर परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली परिवर्तन कई प्रकार के हैं, ठीक है, कई प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः जो परिवर्तन होते हैं हम यहां पे देख रहे हैं, जैसे मंद एवं तीव्र परिवर्तन। मंद का मतलब धीमा परिवर्तन, और मंद का मतलब धीमा, और तीव्र का मतलब तेजी से जो काम हो। तो मंद परिवर्तन क्या होता है और तीव्र परिवर्तन क्या होता है, हमको ये यहां पे जानना है। मंद परिवर्तन देखिए, ऐसे परिवर्तन, ऐसा बदलाव जो काफी समय लेता हो होने में। जैसे हम क्या करते हैं, दूध को जब दही में परिवर्तित करते हैं, दही जमाते हैं, तो आप देखते हैं कि दूध को हम रख देते हैं, उसमें थोड़ा सा दही, उस दूध में थोड़ी सी दही की मात्रा डाल के रख देते हैं। उसके बाद आप रात में रख दीजिए तो सुबह आप देखेंगे कि वो दही में परिवर्तित हो गया। तो इस परिवर्तन को होने में कई घंटे लगते हैं। तो क्या हुआ, ये एक धीमा परिवर्तन है, यानी मंद परिवर्तन है, ठीक है। वहीं जब हम एक गुब्बारे को फुलाते हैं, आप देख रहे हैं यहां एक लड़की फुला रही है, लेकिन इसने इस गुब्बारे को ज्यादा फुला दिया, तो ये क्या हुआ, गुब्बारा फूट गया। ये क्या है, तीव्र परिवर्तन। इसको हम कहेंगे तीव्र परिवर्तन, ठीक है। ऐसे ही एक छोटा सा बच्चा जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसको बड़ा होने में, वयस्क होने में कई साल लगते हैं। ये क्या है, ये मंद परिवर्तन है या धीमा परिवर्तन है, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पे हम कह सकते हैं ऐसे परिवर्तन जिनको होने में काफी समय लगता हो उसको हम कहते हैं मंद परिवर्तन, और ऐसे परिवर्तन जो क्षणिक समय में हो जाएं, बहुत कम से कम समय में हो जाएं, उसको हम कहते हैं तीव्र परिवर्तन, ठीक है। तो यहां पे मंद और तीव्र क्या होता है ये आप जान गए। इसके बाद आते हैं हम, अब जैसे यहां पे देखिए एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में बताना है कौन सा धीमा परिवर्तन है, कौन सा तीव्र परिवर्तन है। तो इस टेबल में जैसे दूध से दही का बनना क्या हो गया, अभी मैंने ऊपर बताया है, दूध से दही का बनना हमारा धीमा परिवर्तन है, मंद परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना एक तरह से क्या है, गुब्बारे का फूटना क्या है, दीपावली के में जो पटाखे जलाते हैं वो क्या है, बर्फ का पिघलना क्या है। तो ये जो टेबल है, इस टेबल में ये सारी चीजें आप हमको लिख के बताएंगे, ठीक है। इस टेबल को आप लिख के, क्या आप कमेंट बॉक्स में लिख के सब बताएंगे। यानी ये आज के लिए आपका प्रश्न है कि बर्फ का पिघलना कैसा परिवर्तन है, दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, गुब्बारे का फूटना कैसा परिवर्तन है, ये सारी चीजें आप बताएंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा मैं दो आप बताएंगे, बाकी मैं बता देता हूं। देखिए, बर्फ का पिघलना कैसा परिवर्तन है ये आप बताएंगे, और दूध से दही मैंने बता ही दिया आपको। मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है ये आप बताएंगे। ये दो आप बताइए, बाकी मैं बता देता हूं। दूध से दही क्या है, दूध से दही का बनना मंद परिवर्तन है। दिवाली में पटाखे जब जलाते हैं तो क्या है, ये तीव्र परिवर्तन है। गुब्बारे का फूटना क्या है, तीव्र परिवर्तन है। तो बाकी मैंने बता दिया, ये दो आपको बताने हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। क्या है, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। ये क्या होते हैं, अनुकूल का मतलब होता है जो हमारे लिए लाभदायक और उपयोगी परिवर्तन होते हैं उसे अनुकूल परिवर्तन कहते हैं। प्रतिकूल का मतलब जो हमारे लिए हानिकारक या हमारे लिए अनुपयोगी हो, ऐसे परिवर्तनों को हम प्रतिकूल परिवर्तन कहते हैं। जैसे खाने का पकना, खाना जब हम पकाते हैं तो ये क्या है, ये हमारे लिए एक तरह से उपयोगी परिवर्तन है। खाना पकेगा तभी तो हम खाएंगे। आम का पकना, आम पकेगा तभी हमें मीठे फल मिलेंगे। ये सब क्या है, ये हमारे अनुकूल परिवर्तन है। तो अब अनुकूल परिवर्तन तो आप जान गए, यानी हर एक चीज जिससे हमें फायदा मिले, ऐसा कोई भी परिवर्तन जिससे हमें फायदा मिले। जैसे हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, क्यों पढ़ने जाते हैं, ताकि हम शिक्षा ग्रहण कर सकें और हम अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें, जो कि हमारे लिए क्या है, लाभदायक है, हमारे लिए फायदेमंद है, उपयोगी है। तो ये परिवर्तन कैसा हुआ, ये अनुकूल परिवर्तन हुआ। लेकिन अगर हम पढ़ने नहीं जाएं, हमें जानकारी ना हो,
हमें कोई किसी चीज़ की नॉलेज ना हो, किसी चीज़ का ज्ञान ना हो, तो क्या है, ये भी एक परिवर्तन है, लेकिन कैसा है, हानिकारक परिवर्तन है, ये हमारे लिए अनुपयोगी है। ठीक है, अनुपयोगी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हानिकारक है। ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई जरूरी है। आप सब जानते हैं कि पढ़ना बहुत जरूरी होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर कुछ और उदाहरण देखें तो जैसे लोहे में जंग लगना, दूध का फटना, फफूंद लगना, ये सब कैसे उपयोगी हैं, कैसे परिवर्तन है, अनुपयोगी या हानिकारक परिवर्तन। जैसे अब फफूंद लग गया, किसी हमारा रोटी है, हमारे पास रोटी है, उस रोटी में फफूंद लग जाए तो क्या हुआ, अब वो रोटी तो हम खा नहीं सकते, हमारे लिए अनुपयोगी हो गया वो रोटी। लेकिन अगर हम उस रोटी को खा लें तो क्या होगा, तो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा वह। ठीक है, अब क्या होगा, हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा क्योंकि हम बीमार हो जाएंगे। तो ऐसे परिवर्तन ही अनुपयोगी या हानिकारक तथा हानिकारक परिवर्तन कहलाते हैं, और इन्हीं को हम प्रतिकूल परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आप ये भी समझ गए अनुकूल और प्रतिकूल परिवर्तन हम किसे कहते हैं। जिस परिवर्तन से हमें फायदा हो उसे अनुकूल कहते हैं, और जिस परिवर्तन से हमें फायदा ना हो या हमारे लिए अनुपयोगी हो वो हमारे लिए प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं अगला, नियमित तथा अनियमित। नियमित तथा अनियमित परिवर्तन क्या होते हैं। नियमित का मतलब जो एक समय अंतराल में, एक निश्चित समय के बाद बार बार होता रहे, ऐसे परिवर्तन को हम नियमित कहते हैं। अनियमित का मतलब ऐसा परिवर्तन जो कभी भी किसी भी समय हो जाए, उसका कोई निश्चित समय ना हो, वो कभी भी हो जाए, उसको अनियमित परिवर्तन कहते हैं हम। ठीक है, उदाहरण की बात करें अगर हम, मौसम परिवर्तन होना, जैसे होता है ना ठंडी गर्मी बरसात, मौसम परिवर्तित होता है, आपको भी पता है। ठंडी में हम स्वेटर पहनते हैं, गर्मी में हम सूती कपड़े पहनते हैं, कम कपड़े पहनते हैं, और बरसात होती है, बरसात में हम छतरी लगा के चलते हैं। क्यों, मौसम के हिसाब से क्या होता है, ये समय अंतराल है। मई जून में गर्मी पड़ती है, इसके बाद क्या होता है, अगस्त के आसपास हमारा, जुलाई अगस्त में बारिश होती है। इसके बाद नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ऐसे समय आ जाते हैं जब ठंडी पड़ती है। ये तो निश्चित है ना, हर साल इसी समय पर ठंडी गर्मी बरसात पड़ेगी, तो क्या हो गया, ये नियमित हो गया, एक फिक्स समय पर ही परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अनियमित क्या है, अनियमित का मतलब होता है जो किसी भी समय हो जाए, कोई भी परिवर्तन कभी भी हो जाए। जैसे भूकंप का आना, सुनामी का आना, ज्वालामुखी का फूटना, ये सब क्या है, भूकंप कभी भी आ सकता है, इसका कोई निर्धारित समय नहीं होता कि इसी दिन आएगा, इतने बजे आएगा। भूकंप का जब मन करता है तब आ जाता है, तो क्या है, अनियमित परिवर्तन है। ठीक है, आंधी तूफान ये सब जो होते हैं, ये सब क्या है, अनियमित परिवर्तन। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रत्यावर्ती तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित, इसी को प्रत्यावर्तित को हम उत्क्रमणीय कहते हैं और अप्रत्यावर्तित को हम अनुत्क्रमणीय कहते हैं। देखिए, ऐसे परिवर्तन जिसमें परिस्थितियां उलट देने पर पदार्थ वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, उसे प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। जैसे हमारे पास, जैसे हमने गुब्बारा फुलाया, हमारे पास बैलून है, बैलून को हमने थोड़ा सा फुलाया, बहुत थोड़ा सा ही हवा डाल भरा उसमें, तो देखेंगे बैलून फूल गया। ठीक है, बड़ा सा फूल गया। उसके बाद हम उसमें से हवा निकाल दें, बैलून से हमने हवा निकाल दिया तो गुब्बारा अपनी पूर्व स्थिति में फिर से आ जाता है। तो इस तरह के परिवर्तन को हम कहते हैं प्रत्यावर्तित परिवर्तन। ठीक है, या इसी को उत्क्रमणीय परिवर्तन। जैसे एक उदाहरण और, रबर बैंड का खींचना, स्प्रिंग को खींचना, ये सब खींचकर छोड़ देना। खींचना का मतलब खींचे रखना नहीं, रबड़ को खींचना और छोड़ देना, ये क्या है, प्रत्यावर्तित परिवर्तन। स्प्रिंग को खींचना और छोड़ देना, ये क्या है, प्रत्यावर्तित परिवर्तन। अब देखिए, इसी में अगर हम बात करें दूध से अगर हमने दही बना दिया तो क्या हम दही से फिर से दूध बना पाएंगे? ऐसा तो होता नहीं, दही से फिर से दूध बनेगा नहीं। तो ये किस तरह का परिवर्तन हो गया, ये आ जाएगा हमारा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन में। यानी हम कह सकते हैं ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता, उसे हम अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना, और धूप
मोमबत्ती का जलना। अब देखिए मोमबत्ती का जलना, बहुत ध्यान से देखिएगा परिवर्तन में। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जब जल जाती है तो दोबारा क्या हम तुरंत उसे फिर जला सकते हैं? नहीं जला सकते। उसके लिए हमें फिर से पूरा मेथड से उस मोम को तैयार करना पड़ेगा, उसके बीच में जो धागा रहता है वो डालना पड़ेगा, तभी वो मोम दोबारा जलेगा। क्योंकि उसके मोमबत्ती के बीच में जो धागा होता है वो तो एक बार जलाने पे जल के खत्म हो जाता है, नीचे क्या बचती है? मोम ही तो बचती है। तो मोम तभी जलेगा जब उसके बीच में धागा होगा, ठीक है। तो इसलिए मोमबत्ती का जलना जो है ये हमारा किस में आएगा? अप्रत्यावर्तित परिवर्तन में। अब आते हैं भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। इससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, आज भी पूछे, इस समय भी पूछे जाएंगे आपसे। आप जिस तरह से आगे क्लास में पढ़ते जाएंगे आपसे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में अक्सर सवाल पूछे जाएंगे। 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी कक्षा में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए भौतिक परिवर्तन, देखिए भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनसे हम जो भी अवयव उसमें मिलाए गए हैं या जो भी हमारा सामान था उस सामान को हम पुनः प्राप्त कर पाए। जैसे अभी ऊपर ही मैंने एक उदाहरण दिया था आपको, पानी, पानी है हमारे पास, पानी को बर्फ में परिवर्तित कर देना, ये क्या हो गया? बर्फ में परिवर्तित करना। तो पानी से हम बर्फ में परिवर्तित कर दिए तो हम दोबारा बर्फ को पानी में भी परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। दोनों काम हो सकते हैं। तो इस तरह के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? इस तरह के परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, ठीक है। लेकिन अब यहीं पे आप देखिए हमारे पास एक कागज है, ठीक है, इसको हमने आग से जला दिया, ठीक है। हमारे पास कुछ लकड़ियां हैं, लकड़ी से या मोमबत्ती किसी तरह से हमने आग से जला दिया। अब बचेगा क्या? हमारे पास राख बचेगी, ठीक है, राख बचेगी ना। तो क्या इस राख से हम फिर से कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ठीक है। एक बार कागज जल गया तो इस राख से हम फिर से कागज नहीं बना सकते। तो इस तरह के जो परिवर्तन है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो इस तरह से अगर हम परिभाषा के तौर पे कहें तो हम कह सकते हैं ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है। रूप बदल जाएगा लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ के अंदर अपने गुण होते हैं, ठीक है। तो कोई पदार्थ है तो इस पदार्थ के अंदर अपने गुण होंगे लेकिन ये पदार्थ अपना गुण नहीं बदलेगा, इसीलिए कहते हैं कि नया पदार्थ नहीं बनेगा। तो क्या कहेंगे? ऐसे परिवर्तन या जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाए लेकिन पदार्थ कोई नया पदार्थ ना बने, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। ज्यादातर ऐसा होता है कि भौतिक परिवर्तन के बाद हम पदार्थ की पूर्व स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। जैसे पानी को हमने बर्फ में बदल दिया तो ये परिवर्तन हो गया, लेकिन हम चाहें तो बर्फ से फिर से पानी बना सकते हैं। तो हम परिवर्तन होने के बाद भी इस पदार्थ को पूर्व स्थिति में ला सकते हैं। ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो ऐसे परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पूर्व पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कागज को हम जलाते हैं तो कागज को जब हम जला देंगे तो क्या होगा? राख बन जाएगी, ठीक है, राख बन गई। अब राख ये क्या है? ये एक नया पदार्थ है। ये पुराना पदार्थ था, ये हमारा नया पदार्थ है। जो राख बनी है ये नया पदार्थ है। अब इस नए पदार्थ से हम पुराना पदार्थ नहीं बना सकते, तो ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं अच्छे से आप समझ गए होंगे। आते हैं अगले प्रकार पे, प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन। प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति करे, एक तरह से मान लीजिए जो भगवान करे। प्रकृति का मतलब ही भगवान है, ठीक है। तो जो भी परिवर्तन प्रकृति के द्वारा हो उसे हम प्राकृतिक कहते हैं। जैसे दिन रात होना, मौसम का बदलना, पानी बरसना, आंधी आना, तूफान आना, भूकंप आना, बाढ़ का आना, ये सब क्या है?
ज्वालामुखी का फूटना, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक परिवर्तन है। अब कृत्रिम परिवर्तन, कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित, ठीक है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया। कृत्रिम का मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया। तो ऐसे परिवर्तन जो मनुष्य के कारण हो, ठीक है, ऐसे परिवर्तन जो मनुष्य के कारण हो, उसे हम क्या कहेंगे, कृत्रिम परिवर्तन। जैसे प्रकृति ने हमें क्या दिया, प्रकृति ने हमको दिया पेड़, प्रकृति ने हमको क्या दिया, पेड़ दिया ना। अब प्रकृति ने हमको पेड़ दिया, लेकिन इस पेड़ को मनुष्य ने क्या किया, बदल दिया एक मेज में। किसमें बदल दिया, एक मेज में। तो अब ये परिवर्तन कैसा है, इस परिवर्तन को हम कहेंगे कृत्रिम परिवर्तन, ठीक है, समझ गए आप। चलिए अब यहां पे देखिए, दूध से जो दही बनता है ये क्या है, ये भी कृत्रिम है। गाय दूध थोड़ी दूध देती है ना, दही तो देती नहीं। तो दही में किसने बदला, दही में मानव ने बदला। मानव ने ही तो दूध में थोड़ा सा दूध को दही में परिवर्तित किया, तब जाके दही बना। आज इंसान ही बनाता है, इसलिए इसको हम कृत्रिम परिवर्तन में गिनते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद आते हैं अगले पे, अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन। क्या है, अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन। अनियंत्रित का मतलब आप जानते हैं, ऐसे परिवर्तन जिसपे हमारा कोई कंट्रोल ना हो। हमारा का मतलब हमारे मानव सभ्यता का कोई कंट्रोल ना हो, कोई भी नियंत्रण ना हो, उसको अनियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। नियंत्रित परिवर्तन का मतलब ऐसे परिवर्तन जिसपे मानव जाति का कंट्रोल हो, यानी मानव सभ्यता का कंट्रोल हो, मानव का कंट्रोल हो, यानी हमारा कंट्रोल हो, हमारे नियंत्रण हो, उसको कहते हैं नियंत्रित परिवर्तन, ठीक है, कंट्रोल्ड चेंज जिसको बोलते हैं। उदाहरण की बात करें तो अनियंत्रित में क्या आएगा, आंधी तूफान, पानी बरसना, मौसम का बदलना, चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन, ठीक है, ये सब क्या है, कलाओं का मतलब जैसे चंद्र ग्रहण लगना, फलाना लगना, ये सब जो है, ठीक है, तो इसको कहेंगे अनियंत्रित, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से चल रहे हैं, प्राकृतिक नेचुरल चेंजेस हैं ये, इसलिए इसी को नेचुरल चेंजेस को ही हम अनियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। लेकिन नियंत्रित का मतलब जैसे पंखा ऑन करना है तो हमने बटन दबा दिया, फैन चालू हो गया, ठीक है, फैन तेज हो गया, फैन को हम बंद कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे परिवर्तन क्या है, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, नियंत्रित परिवर्तन। अब जैसे लोहे की वस्तुओं को तेल या पेंट लगाकर मौसम के प्रभाव से बचा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, लोहे को अगर हम खुला छोड़ दें तो ये क्या है, हम अनियंत्रित परिवर्तन है, लेकिन इस पे हम थोड़ा सा नियंत्रण कर सकते हैं। क्यों, जब हम इस पे कोई लेप लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नियंत्रित परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारा जटिल परिवर्तन। जटिल परिवर्तन क्या है, देखिए जटिल परिवर्तन का मतलब है ऐसे परिवर्तन जो हैंडल करना, जिसको कंट्रोल करना बहुत ही कठिन हो। अब जैसे देखिए, या उसको बदलना बहुत कठिन हो, नियंत्रित करना भी कठिन हो और बदलना भी कठिन हो। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल कहां से प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है हमें जीवाश्म ईंधन, या जिसको हम कच्चा तेल कहते हैं। कच्चे तेल को प्रभाजी आसवन विधि से अलग किया जाता है अलग अलग पदार्थों में। कच्चे तेल से मिलता है, प्रभाजी आसवन के विधि के द्वारा अलग करते हैं तो हमें मिलता है पेट्रोल, डीजल, ऐसे बहुत सी चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, अब ये तो एक जटिल परिवर्तन है, लेकिन साथ साथ ये क्या है, अनवीकरणीय स्रोत हैं, ठीक है। अनवीकरणीय स्रोत का मतलब ये ऐसे स्रोत हैं जो इनका परिवर्तन, अब जो कच्चा तेल है ये बहुत सालों, करोड़ों अरबों सालों के जटिल परिवर्तन के बाद ही ये कच्चा तेल बना है, ठीक है। इसको हमने अपनी तरह से जटिल परिवर्तन करके, कुछ प्रयोग करके, कुछ करके हमने इसको अलग अलग पदार्थों में बदल दिया, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल, इन सब में। ये है अनवीकरणीय स्रोत, इसको हम खत्म करते जाते हैं,
तो इससे नुकसान क्या है, नुकसान पहले जान लेते हैं। जटिल परिवर्तन तो आप समझ गए। नुकसान है कि ये ईंधन खत्म हो जाएंगे और एक दिन हमको पेट्रोल डीजल ये सब मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप जानते ही हैं, उम्मीद करता हूं कि आप जानते होंगे कि पेट्रोल डीजल एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो यहां पे जो जटिल परिवर्तन की बात हो रही है वो है हमारा क्या, जो परिवर्तन बहुत ही कठिन रूप से हो, बहुत समय लेते हो, बहुत समय का मतलब बहुत अधिक समय लेते हो, जैसे पेट्रोल, क्रूड ऑयल या कच्चा तेल या जीवाश्म ईंधन जिसे कहते हैं, वो करोड़ों अरबों सालों के बदलाव के बाद हुआ है। करोड़ों अरबों सालों का परिवर्तन है, तब जाके ये क्या हुए हैं, जीवाश्म ईंधन तैयार हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तनों को ही हम क्या कहते हैं, ऐसे परिवर्तनों को ही हम जटिल परिवर्तन कहते हैं। अब आते हैं आगे, परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाएं। अब परिवर्तन जो भी हो रहा है उसमें प्रतिक्रियाएं, देखिए एक उदाहरण मैं यहां दे दूंगा। जैसे देखिए पेंसिल है, आपके पास एक बड़ी सी पेंसिल है, ठीक है। इस पेंसिल, एक ब्लेड लिया आपने, पत्ती पत्ती या शॉर्पनर जो भी कह लीजिए, शॉर्पनर से भी हम पेंसिल छील सकते हैं, तो शॉर्पनर ही मान लीजिए। शॉर्पनर से हमने पेंसिल को छीला तो यहाँ पे हमारी नोक बन गई, नोक तैयार हो गया। अब इस पेंसिल से हम लिखते जाएंगे तो आप देखेंगे कि नोक इसकी फिर से गायब हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। फिर क्या करेंगे, फिर शॉर्पनर से हम छीलेंगे इसे, फिर लिखते जाएंगे, फिर से नोक खत्म हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम लिखेंगे तो इस पेंसिल की नोक खत्म हो रही है, और जितना ज़्यादा हम छीलेंगे इस शॉर्पनर की जो धार है, इसमें जो ब्लेड लगी होती है, धार होती है, वो भी कम होती जाएगी। तो ये क्या है, ये परिवर्तन तो कर रहा है, ये शॉर्पनर इस पेंसिल को छील रहा है और ये पेंसिल लिख रही है। तो पेंसिल लिखने के कारण क्या हो रही है, इसमें प्रतिक्रिया हो रही है कि पेंसिल की नोक घिस रही है। प्रतिक्रिया यही है कि पेंसिल से हम लिखते हैं तो उसकी नोक घिसती है, ये प्रतिक्रिया है। शॉर्पनर से पेंसिल छीलते हैं तो इस शॉर्पनर का जो ब्लेड है वो घिसता है, इसकी धार कम होती है। ठीक, ये क्या है, यही कहलाते हैं परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाएं। जैसे एक और देख लीजिए, फल है, हमारे पास सेब है, हमारे पास एक चाकू है, एक नाइफ भी है हमारे पास, ठीक है। अब इस चाकू से हम इसको काट सकते हैं। अब इसको हम काटेंगे तो पहली बार में तो बहुत साफ कटेगा, धारदार चाकू रहेगा तो, लेकिन कई साल बीत जाएं, 2 साल 3 साल 4 साल, आप ऐसे उस चाकू से बहुत कुछ काटते रहिए, तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद उस चाकू की वो जो नाइफ है उसकी धार खत्म हो जाएगी। ठीक, उसकी धार खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप फल काटेंगे तो उतनी आसानी से नहीं कटेगा। तो यही है प्रतिक्रिया, यानी जो भी क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो क्रिया है, फल तो कट गया लेकिन इसकी धार कम हो रही है धीरे धीरे, इसी को कहते हैं परिवर्तन में होने वाली प्रतिक्रियाएं। इसके बाद आते हैं परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। देखिए कोई भी परिवर्तन होगा तो ऊर्जा तो चाहिए, ऊर्जा के बिना तो कार्य होगा नहीं। जैसे आप जो एक मनुष्य का छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वो बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा हो जाता है। कैसे होता है, क्योंकि वो रोज पौष्टिक आहार खाता है, वो रोज कुछ ना कुछ खाना खाता है, पौष्टिक चीजें खाता है, तभी तो उसका शरीर विकास करता है, उसका शरीर बड़ा होता जाता है। तो उसने जो खाया वो क्या है, वो पौष्टिक आहार है, यानी ऐसा आहार है जो उसके शरीर को ऊर्जा देता है। ठीक है, उसके शरीर के हर भाग को ऊर्जा देता है। तो जब किसी मनुष्य को बड़ा होने के लिए, किसी मानव को बड़ा होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, तो इसका मतलब इस दुनिया में हर कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक, साइकिल चलाना है आपको, आप साइकिल चलाएंगे तो कैसे चलेगा, जब तक आप उस साइकिल का पैडल नहीं मारेंगे, पैडल को पैर से नहीं दबाएंगे, तब तक साइकिल चलेगी, तब तक तो नहीं चलेगी। जब पैडल दबाएंगे तभी साइकिल चलेगी। यानी आपने साइकिल के पैडल पे ऊर्जा दी, तभी साइकिल आगे बढ़ी, तभी परिवर्तन हुआ। तो इस तरह से आप समझ गए ना कि कोई भी चेंज होगा, कोई भी परिवर्तन होगा तो वहां पे किसी ना किसी रूप से ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी।
किसी भी रूप से। अब वो अलग बात है किस प्रकार की ऊर्जा है, पेशीय है, यांत्रिकी है, रासायनिक है, किसी भी प्रकार से मिले, पर ऊर्जा वहां चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप ये सारे उदाहरण अपने अगल बगल में देख सकते हैं। आपके अगल बगल ही ये सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। चलिए अब आगे आते हैं। इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हमारे आसपास अनेक परिवर्तन होते हैं, जैसे मंद एवं तीव्र परिवर्तन, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, प्राकृतिक एवं कृत्रिम परिवर्तन आदि। परिस्थितियों के पलट देने पर पदार्थ या वस्तु का अपनी पूर्व अवस्था में आना प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ का अपनी पूर्व अवस्था में परिवर्तन का कारक बदलने के बाद भी ना लौटना अप्रत्यापरिवर्तित परिवर्तन कहलाता है। यानी जो अपनी पूर्व अवस्था में ना आए उसे अप्रत्यावर्तित कहते हैं। परिवर्तन के कारण जब किसी पदार्थ का रूप बदल जाता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता और पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, तो इसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है जिसमें या जिससे सामान्यतः पदार्थ को पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता, तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिन पर अपना नियंत्रण नहीं रहता, अनियंत्रित परिवर्तन, जैसे आंधी, तूफान, वर्षा आदि। इसके बाद जिन परिवर्तनों को हम नियंत्रित कर सकते हैं उन्हें नियंत्रित परिवर्तन कहते हैं, जैसे लालटेन की रोशनी को कम करना या अधिक करना। जटिल परिवर्तन धीमी गति से अनेक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन जटिल परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे कोयला एवं पेट्रोलियम का निर्माण। कोयला भी करोड़ों सालों में बनकर तैयार हुआ है या होता है, और पेट्रोलियम या जीवाश्म ईंधन भी, ये सारे जीवाश्म ईंधन ही है। ठीक है, तो कोयला और पेट्रोलियम ये सब दोनों जीवाश्म ईंधन है, तो ये करोड़ों सालों में तैयार होते हैं। आपसी प्रतिक्रियाएं दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण होने वाले परिवर्तन को आपसी प्रतिक्रिया कहते हैं। इसके बाद अनेक परिवर्तनों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ये सब जो ऊर्जाएं हैं इनके कारण अनेक परिवर्तन होते हैं। तो इस पाठ में जो सारे पॉइंट्स हैं मेन वो सारी चीज़ें हमने समझी और पढ़ी। अब यहाँ से आपका अभ्यास प्रश्न यानी जो है एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज जो है ये आसानी से आप हल कर लेंगे। अगर कहीं कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।